ऑलराइट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस ऑफ निबोश आईजी फ्रॉम टुडे, IG1। ऑलराइट, तो हमने आपको बताया होगा क्लास वगैरह में, ये बात पहले भी बताई होगी, आज फिर से रिपीट कर देते हैं कि भी निबोश का जो न्यू पैटर्न है एग्जामिनेशन का, न्यू क्या 2019 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें IG1 एंड IG2 दो सेक्शन में बुक को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो IG1 का पेपर है वो सिर्फ IG1 से ही सारे क्वेश्चंस उसमें है, उसमें IG2 से क्वेश्चंस नहीं है। IG2 जो है वो सिर्फ रिस्क असेसमेंट के लिए किया गया है। तो पहले हम लोग क्लास में क्या कवर करेंगे, IG1 कवर करेंगे। तो टुडेज क्लास, आज का जो क्लास है, इज बेस्ड अपॉन एलिमेंट 1। एलिमेंट 1 पे बेस्ड है। एलिमेंट 1 जो है दैट इज व्हाई शुड वी मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस। ये टाइटल है कि हेल्थ वर्क प्लेस पे हम लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज क्यों किया जाना चाहिए। ओके, नाउ द एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। एलिमेंट को दो सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन इस बात को कवर कर रहा है कि एम्प्लॉयर्स के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना वर्क प्लेस पे क्यों जरूरी है, और दूसरा सेक्शन जो है उसमें कवर किया गया है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पार्टीज की। अलग अलग पार्टीज जो है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, वर्कर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज क्या है टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी। तो एलिमेंट 1 दो सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन हम लोग आज कवर करने वाले हैं, एंड दूसरा सेक्शन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगले क्लास में, नेक्स्ट डे जो क्लास होने वाला है उसमें हम लोग कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बुक जो मैंने आपको रेकमेंड किया है, जो आप लोग के पास है बुक, वो RRC की टेक्स्ट बुक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं ये बात बोलूंगा, बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन जो RRC की टेक्स्ट बुक्स हैं वो काफी कॉम्पैक्ट है एंड समराइज्ड है। जो भी एसेंशियल डेटा आपको चाहिए दैट इज इजिली अवेलेबल इन द बुक, और आप उससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सो अभी मैं क्लास के लिए जो बुक रेफर कर रहा हूं दैट इज RRC। सो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स दिए गए हैं। टॉपिक की शुरुआत की गई है, चैप्टर की शुरुआत की गई है, व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। वर्क प्लेस पे हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कैसे करें, जहां पे बेसिक डेफिनेशंस, की टर्म्स करके 3 टर्म्स को डिस्कस किया गया है। हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, ये 3 टर्म्स डिस्कस किए गए हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेल्थ। जब वर्क प्लेस की बात आती है तो हमको यह समझना जरूरी है कि जब हम वर्कर्स की बात करें तो हेल्थ का क्या रोल वहां पर होता है और सेफ्टी का वहां पर क्या रोल होता है। नाउ ये टर्म जो है आपको बार बार सुनने को मिलेगा, रिस्क टू हेल्थ एंड रिस्क टू सेफ्टी, कि हेल्थ को रिस्क है, सेफ्टी को रिस्क है। डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए आप, है ना। इफ अ वर्कर इज वर्किंग, अगर एक वर्कर काम कर रहा है ऑन अ स्कैफोल्ड और ऑन एन एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म, एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है जहां पे गार्ड रेल्स नहीं है, एंड देयर इज अ चांस ऑफ फॉल, वहां से गिरने का खतरा है। अगर वो गिरेगा तो क्या होगा, ब्रोकन बोन्स, हड्डियां टूट सकती हैं, डीप कट्स एंड वुंड्स, डीप कट एंड वुंड्स हो सकते हैं, और इन सम केसेस इट माइट रिजल्ट इनटू डेथ आल्सो, डेथ भी हो सकता है, राइट। तो ये जो नुकसान हो रहा है, उसको चोट लग रही है, द वर्कर मे बी इंजर्ड, उसको इंजुरी होगी वो, तो वहां पे उसके हेल्थ को रिस्क नहीं है, उसके सेफ्टी को रिस्क है। किसको रिस्क है, सेफ्टी को रिस्क है। आई मीन ही हैज अ रिस्क, ही इज इन द रिस्क ऑफ गेटिंग इंजर्ड, घायल होने का उसको खतरा है। तो जहां पे घायल होने का खतरा होता है वहां पे हम लोग कहते हैं रिस्क टू सेफ्टी। किसको रिस्क है, सेफ्टी को रिस्क है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इफ अ वर्कर, इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स who are working with machineries or in an environment where the noise level is very high। कुछ वर्कर्स हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहां पे नॉइज लेवल बहुत ज्यादा है। तो लाउड नॉइज में काम करने से क्या होता है, लाउड नॉइज में काम करने से NIHL, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, एक टर्म होता है दैट इज नोन एज NIHL। दिस टर्म है ना, NIHL, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, परमानेंट हियरिंग लॉस। इससे उनको इंजरी नहीं होगी, दे आर नॉट गोइंग टू गेट इंजर्ड, इससे उनके सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, है ना। दे माइट सफर फ्रॉम NIHL, वो NIHL से सफर हो सकते हैं। अगर आप वाइब्रेशन से एक्सपोज होते हैं, इफ यू आर बीइंग एक्सपोज टू हैजर्डस सब्सटेंसेस, अगर आप हैजर्डस सब्सटेंस से एक्सपोज होते हैं तो यहां पर आपके सेफ्टी को खतरा नहीं है, देयर इज अ रिस्क टू योर हेल्थ, यहां पे क्या है, आपके हेल्थ को रिस्क है। दोनों चीजें कवर करनी है। तो इस बुक में जो डेफिनेशन दिया है हेल्थ का डेफिनेशन, वो दिया है कि हेल्थ इज नॉट, WHO का भी डेफिनेशन है कि हेल्थ इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारी नहीं होने को हेल्थ नहीं कहते हैं। इट्स अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकली आप फिट रहे, फिजिकली सही रहे आप, मेंटली सही रहे एंड सोशली। अब ये चीज हमारे वर्क प्लेस पर कैसे आएगा वो समझिए। फिजिकल की बात जो हो रही है, इसका मतलब ये यहां पर है कि आपके वर्क प्लेस पर यू हैव टू आइडेंटिफाई all the work activities and all the work substances, hazardous substances which are being used and they might pose risk to the health of workers, है ना। आपको ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करनी है, यानी ऐसी एक्टिविटीज
जैसे ऐसी एक्टिविटी जिसमें वाइब्रेशन का एक्सपोजर है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें नॉइज का एक्सपोजर है ना, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस लाइक केमिकल्स एंड स्मोक एंड गैसेस जिससे वर्कर के हेल्थ को नुकसान है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू कंट्रोल दीज एक्टिविटीज और कंट्रोल दीज सब्सटेंसेस सो दैट इट डज नॉट और इट मे नॉट हार्म द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, ये वर्कर्स के हेल्थ को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो एक तो फिजिकल होता है, फिजिकली मतलब हो गया NIHL आपका हो गया, दैट्स फिजिकल आपकी बात यहां पर हो रही है ना। अगर आप वाइब्रेशन से एक्सपोज होते हैं तो आपको HAS हो सकता है, हैंड आर्म सिंड्रोम हो सकता है, और WRULD वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर है ना, HAS हैंड आर्म सिंड्रोम, और WRULD वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, ये फिजिकल बात हो रही है। मेंटल क्या होता है, लाइक वर्क इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, इफ अ वर्कर हैज पोर रिलेशनशिप विद हिज कॉलीग्स, अगर वर्कर का कॉलीग के साथ पोर रिलेशनशिप है ना, इफ द मैनेजमेंट इज नॉट सपोर्टिव, मैनेजमेंट सपोर्टेड नहीं है, इफ द इमीडिएट मैनेजर इज नॉट सपोर्टिव, अगर इमीडिएट मैनेजर जो है वो सपोर्टिव नहीं है, इफ द डेडलाइंस आर अनरियलिस्टिक, अगर डेडलाइन जो दिया जा रहा है वर्कर्स को वो अनरियलिस्टिक डेडलाइन है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वर्क को देकर, अनरीजनेबल वर्किंग आवर्स सेट किए जा रहे हैं, सो दीज आर द फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ वर्कर, ये वर्कर के मेंटल हेल्थ को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल आपको इन चीजों पे भी फोकस करना होता है, नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल हेल्थ बट अबाउट मेंटल हेल्थ एज वेल, मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना होता है। एंड द थर्ड इज सोशल वेलबींग, सोशली वो कनेक्टेड है कि नहीं, इफ द वर्कर्स आर स्ट्रेस्ड और इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या कंट्रोल्स आपके पास अवेलेबल है, क्या रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। सो ये आपका डेफिनेशन हो गया हेल्थ का, अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसके बाद आता है सेफ्टी। सेफ्टी को डिफाइन किया जाता है दैट अ कंडीशन और अ स्टेट फ्री फ्रॉम द रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजुरीज और वर्क रिलेटेड इल हेल्थ इफेक्ट, एक ऐसी अवस्था जहां पे आपको पर्सनल इंजुरी होने का खतरा नहीं रहे और वर्क रिलेटेड इल हेल्थ इफेक्ट है ना, इसका खतरा नहीं रहे, आप उस कंडीशन को, आप उस स्टेट को क्या कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट a safe workplace or a safe work environment. And the third is welfare. Now, welfare facilities जो होती हैं, कुछ welfare facilities ऐसी हैं, there are some, welfare को आप कैसे कह सकते हैं कि access to basic facilities, जो आपकी access होती है workers की basic facilities तक, that is defined as welfare. इसमें examples क्या क्या होते हैं, there are some welfare facilities जो सारे work places पे आपको मिलेंगे। For example, drinking water, ये आपको हर जगह प्रोवाइड करना है, everywhere, on every workplace, in every work situation, the workers must be provided clean drinking water, पीने का पानी आपका हो गया। रेस्ट एरियाज और ईटिंग प्लेसेस, रेस्ट एरियाज होने चाहिए, वॉशिंग स्टेशंस, हैंड वॉश की फैसिलिटीज वगैरह आपको प्रोवाइड, टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स, ये वो चीजें हैं जो आपको प्रोवाइड करनी ही करनी है। इसके अलावा कुछ ऐसी वेलफेयर फैसिलिटीज होती हैं जो आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग रूम्स एंड शावर रूम्स, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, नहाने का कमरा और चेंजिंग रूम्स, कपड़ा बदलने का कमरा, ये कहां हो सकता है, ऐसी इंडस्ट्री या ऐसा वर्क प्लेस जहां पे काम करने के दौरान वर्कर का पूरा जो क्लोथ है, वर्क क्लोथ, वो कंप्लीटली इफ इट गेट्स कंटेमिनेटेड विथ पॉल्यूटेंट्स और विथ हैजर्डस सब्सटेंसेस, तो उसको आप वैसे अगर भेजते हैं उसके अकोमोडेशन पे, तो रास्ते में जितने लोगों से वो मिलेगा, ट्रैवल करेगा बस में, सब लोगों को एक्सपोज करते जाएगा वो, है ना। सो द कंपनी हैज टू प्रोवाइड चेंजिंग रूम्स एंड शावर रूम्स। तो ये आपको क्या हो गया, दिस इज बेस्ड अपॉन कंपनी बेस्ड, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेलफेयर फैसिलिटी है। लेकिन कुछ कॉमन वेलफेयर फैसिलिटीज जो होती हैं उसमें वही है जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। समटाइम्स फर्स्ट एड इज ऑल्सो क्लासिफाइड, इज ऑल्सो काउंटेड एज वेलफेयर फैसिलिटी, कभी कभी इसको अलग से भी काउंट किया जाता है और कभी कभी इसको बेसिक वेलफेयर फैसिलिटी में भी काउंट किया जाता है। तो ये हमारा बेसिक टर्म्स हो गया हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। नाउ वी कम टू द मेन क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन पर कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना क्यों जरूरी है। Why is it important to manage health and safety at the workplace? There are three reasons, तीन key reasons होते हैं, है ना। They are moral, legal and financial. मतलब आप इसको यूं समझे कि अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं करते हैं, if you are not maintaining or managing health and safety, then as an employer आपको ये तीन problems हो सकती हैं। And due to these three reasons, you have to maintain or manage workplace health and safety. पहला है moral, इसको मैं ऐसे समझ के देखते हैं ना, मोरली अनएक्सेप्टेबल। इसको बहुत एक कॉमन एग्जांपल लेके समझिए आप लोग, है ना। मान लीजिए कि आप यू आर फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली,
आप एक बहुत वेल्दी फैमिली से हैं, है ना, एंड यू हैव अ गार्डन in which there are beautiful flowers and shrubs and bushes and all that, flowering plants. वहां पे आपने एक गार्डनर को एम्प्लॉय किया हुआ है, एक माली को आपने रखा हुआ है ना, टू टेक केयर ऑफ योर गार्डन, आपके गार्डन को क्या कर सके, टेक केयर कर सके वो. एंड इफ ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, मेहनत कर रहा है वो, वर्किंग ऑन योर बिहाफ, आपके बिहाफ पे वो काम कर रहा है ना, और मौसम खराब होने की वजह से कोल्ड में, इन कोल्ड इन्वायरमेंट ही इज वर्किंग, और उसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है, राइट, वो बीमार पड़ जाता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? हाउ विल यू फील मोरली? मोरली कैसा, अच्छा लगेगा आपको? और यू विल फील काइंड ऑफ गिल्टी, आप थोड़ा गिल्टी महसूस करेंगे कि मेरे काम की वजह से ये बंदा क्या हो गया है, पेन में है, पीड़ा में है, सफरिंग में है ना, और ही इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज, बीमारी से ये पीड़ित है, ऑब्वियसली यू विल फील बैड. तो ये एक तरह से मोरल ऑब्लिगेशन होता है. इट इज द मोरल ऑब्लिगेशन. इफ समवन इज वर्किंग ऑन हिज बिहाफ, you have to make sure that it does not suffer due to the work activity which he is carrying out on your behalf. मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपके लिए अगर कोई काम कर रहा है तो एटलीस्ट आप इतना कर सकते हैं कि उस काम से उसको कोई पीड़ा, दुख, तकलीफ नहीं हो, उसको कोई परेशानी नहीं हो, नहीं तो आप मोरली अच्छा नहीं करते हैं. वी एज ए ह्यूमन बींग्स, है ना, वी एज ए ह्यूमन बींग्स फील इमोशंस, और यही हमको इनेबल करता है कि हम दूसरों को क्या कर सकें, दूसरों का ख्याल रख सकें. कुछ स्टैटिस्टिक दिया गया है आपको इसको समझने के लिए. पहला स्टैटिस्टिक ये है आपका कि हर साल लगभग 3.5 लाख 3,50,000 फेटल वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स होते हैं. 3,50,000, 3.5 लाख एक्सीडेंट की बात हो रही है. इमेजिन कीजिए उस 3.5 लाख में कितने लोग इन्वॉल्व होते होंगे. या एक एक्सीडेंट में, कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सिंगल कैजुअलिटी होती है और सिंगल इंजरी होती है, एक बंदा जो है इंडिविजुअल वो इंजर्ड हुआ. समटाइम्स देयर आर एक्सीडेंट्स व्हिच रिजल्ट्स इनटू मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट और मल्टीपल फेटालिटीज, और कुछ ऐसे भी एक्सीडेंट होते हैं जिसमें मल्टीपल लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं, या मल्टीपल लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं. दूसरा डेटा देखते हैं हम लोग, है ना, 2.75 मिलियन डेथ्स, लगभग आपका 2.75 मिलियन लोग जो हैं वो हर साल मर जाते हैं बिकॉज ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स और वर्क प्लेस इल हेल्थ रिलेटेड इफेक्ट्स. इल हेल्थ रिलेटेड इफेक्ट्स जो होते हैं, वर्क प्लेस जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उनकी वजह से 2.75 मिलियन पीपल डाई. ये लोग जो मर रहे हैं ना, दे आर समबडीज फादर्स, ओके, और दे आर समबडीज ब्रदर्स, दे आर समबडीज सन्स. इमेजिन what you are feeling और how you should feel as a human being. तो ये मोरल रीजन होता है. इसके दूसरे भी इंपैक्ट होते हैं, मोरल रीजन के दूसरे भी इंपैक्ट होते हैं, है ना. लाइक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी या कोई आदमी मोरली करप्ट है तो आप उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना नहीं चाहते. लाइक टेक योर एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल लीजिए. एक लड़का है, आपके एज ग्रुप का कोई बंदा है ना, आपको पता है कि मोरली वो करप्ट बंदा है, मतलब मोरली वो अच्छा नहीं है, लाइक राइट एंड रॉन्ग, सही गलत की तमीज नहीं है ना. तो ऐसे लोग से क्या आप रिलेशन रखना चाहेंगे, मेंटेन करना चाहेंगे, या आप किसी मोरली गुड पर्सन से रिलेशन मेंटेन करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, क्योंकि जो आदमी मोरली करप्ट होता है धीरे धीरे लोग उसको अब क्या करते हैं, अवॉइड करना शुरू करते हैं, एंड फाइनली ही इज बॉयकॉटेड फ्रॉम सोसाइटी. वो सोसाइटी से बॉयकॉट हो जाता है. एज ए कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको मोरली बैंकरप्ट कहा जाता है और मोरली आपको करप्ट कहा जाता है, तो कौन दूसरा सप्लायर या कौन दूसरा क्लाइंट या कौन दूसरा बिजनेस एसोसिएट आपके साथ एसोसिएशन चाहेगा? सो इट विल अफेक्ट योर कंपनी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स ऑल्सो. ये आपको फाइनेंशियल टर्म में भी क्या करेगा, आपकी कंपनी को असर डालेगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीगल. लीगल पे हम लोग बाद में आएंगे, अभी फाइनेंशियल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फाइनेंशियल रीजन क्या है? What are financial reasons to manage health and safety at the workplace? वर्कप्लेस पर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने का फाइनेंशियल रीजन क्या है? नाउ आफ्टर एन एक्सीडेंट होने के बाद अ कंपनी सफर्स फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ लॉसेस. मॉनेटरी लॉसेस, कंपनी को बहुत सारे तरह का पैसों का नुकसान होता है. दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल लॉस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लॉस. फाइनेंशियल लॉसेस को 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है ना. एक होता है जिसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट. दूसरा क्लासिफिकेशन होता है जिसको कहते हैं इंश्योर्ड कॉस्ट और अनइंश्योर्ड कॉस्ट. और तीसरा क्लासिफिकेशन होता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट. अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से इसको क्लासिफाई किया जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, वो हम लोग समझते हैं. डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट आफ्टर एन एक्सीडेंट विच कैन बी इजीली क्वांटिफाइड. ऐसे कॉस्ट जिनको आसानी से क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आपको कितने का लॉस हुआ, एक्सीडेंट के बाद आपकी कंपनी को कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ.
ऐसे लॉसेस जिनको क्वांटिफाई करना, मेजर कर पाना आसान होता है, दे आर नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट्स। इनको क्या कहते हैं हम लोग? डायरेक्ट कॉस्ट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में कोई एक्सीडेंट हुआ, ये मेजरेबल होते हैं, दे आर मेजरेबल। तो आपके मेडिकल पे कितना एक्सपेंस आएगा? जो वर्कर्स इंजर्ड हुए, 2 वर्कर्स इंजर्ड हुए, 3 वर्कर्स इंजर्ड हुए, हाथ टूटा, पैर टूटा, आप एक रफ आइडिया एस्टिमेट कर सकते हैं कि मेडिकल कॉस्ट उनका कितना लगेगा, है ना। सिक पे कितने दिन तक वो लोग ऑफ ड्यूटी रहेंगे? अगर 1 महीना वो ऑफ ड्यूटी रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो भले ही वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी होती है एज एन एम्प्लॉयर कि आप उनको बैठाल कर क्या करेंगे? पेमेंट देंगे। आप उनकी सैलरी को विथहोल्ड नहीं कर सकते हैं, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। ये क्या होता है? अगेंस्ट लॉ हो जाता है। आप उनको सिक पे कीजिएगा। आप रिपेयरिंग का जो कॉस्ट आएगा, एक रफ आइडिया हो जाता है कि मेरा क्या लॉस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारा एसी अभी फंक्शन करते करते जल गया, है ना, तो रिपेयरिंग में एक मोटा मोटी क्या कॉस्ट आएगा? वी हैव अ सर्टेन आइडिया, हमारे पास एक सर्टेन आइडिया होता है। एंड लॉस्ट ऑफ डैमेज्ड प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट डैमेज हुआ, कितने का प्रोडक्ट डैमेज हो गया, आपके पास डिटेल होता है। कंसाइनमेंट पूरा जल गया अगर, तो उस कंसाइनमेंट में कितने का प्रोडक्ट रखा गया था, उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या था। सो द कॉस्ट विच कैन बी मेजर्ड, the costs after an accident which can be measured are known as direct cost. Indirect cost वो होते हैं जिनको difficult to quantify, ऐसा नहीं कि क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, बट दे आर वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। उनको क्वांटिफाई करने में क्या होता है? मसला होता है, आपको दिक्कत आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मोरल, वर्कर्स का मोरल कम होता है, जाहिर सी बात है। इफ वर्कर्स फील अनसेफ एट द वर्क प्लेस, अगर आप कहीं पर अनसेफ फील करते हैं तो आप अच्छे अंदर से अच्छा महसूस करते हैं या बुरा महसूस करते हैं? तो अगर आपका मोरल डाउन होता है तो इसकी वजह से और क्या डाउन होता है? एग्जैक्टली, वेरी गुड, प्रोडक्टिविटी। इफ योर मोरल कम्स डाउन, योर प्रोडक्टिविटी कम्स डाउन। तो एक्सीडेंट की वजह से वर्कर का मोरल कम होता है, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है, और उसकी वजह से उनका वर्क परफॉर्मेंस वीक होगा। इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? देखिए कितना इंपैक्ट तो कंपनी के ऊपर पड़ रहा है, फाइनेंशियल इंपैक्ट ही पड़ रहा है, लेकिन देखिए कितने लंबे टर्म में जाके पड़ रहा है, और उसको क्वांटिफाई करने में कितनी दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट है हमारा रिक्रूटमेंट कॉस्ट। अब जो वर्कर आपके इंजर्ड हुए, जो काम नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आप वर्क एक्टिविटी को बंद तो नहीं कीजिएगा ना। ऐसा तो नहीं कि आपके साइट पर कोई एक्सीडेंट हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट आपने 4 वर्कर्स इंजर्ड हुए और आपने कहा कि ठीक है, जब तक ये लोग रिकवर होकर वापस नहीं आते हैं तब तक ये काम नहीं होगा। इस तरह से तो कंपनी तो ऑपरेट नहीं होता है। यू विल ट्राई टू रिप्लेस दोज वर्कर्स, आप उन वर्कर्स को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे बाई हायरिंग एंड रिक्रूटिंग न्यू वर्कर्स। नए वर्कर्स को आप रिक्रूट कीजिएगा, उसमें खर्च आता है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई जादू की छड़ी घुमाई, रातों रात वर्कर हाजिर हो गया, राइट। यू विल हैव टू टेक इंटरव्यूज, आपको इंटरव्यूज लेना होगा, इंटरव्यू प्लान करना होगा, शेड्यूल करना होगा। देन यू विल हैव टू स्पेंड ऑन देयर ट्रेनिंग, कंपनी में आएंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। ये सारे खर्च जो आएंगे, खर्च तो है बट दे आर डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। ये कहां चला जाएगा? आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट में चला जाएगा, है ना। प्रोडक्शन डिले, प्रोडक्शन में जो डिले आपका होगा, कोई मशीन है जिससे प्रोडक्शन का काम हो रहा था, अगर वो मशीन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होता है तो जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाता है, उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं हो जाता है, प्रॉपर उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता है और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, इन जनरल केसेस यू आर नॉट अलाउड टू यूज दैट मशीनरी। उससे जो प्रोडक्शन हो रहा था, सारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। ये भी डिफिकल्ट है क्वांटिफाई करने में। और आपका पब्लिक इमेज तो खैर जाहिर सी बात है, हम लोगों ने बात किया कि इफ देयर आर नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एट एनी ऑर्गेनाइजेशन और एट एनी कंपनी, the public might seem that this company or this organization does not care about the health and safety of its workers. इसका इंपैक्ट आपके कंपनी में क्या पड़ेगा? बुरा पड़ेगा। कोई आपके साथ एसोसिएट होना नहीं चाहेगा। तो ये आपको क्या हो गया? आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ गया। एक रफ आइडिया हो रहा है। कुछ इसी तरह का सिचुएशन यहां होता है, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट। हम लोग इसके बाद आएंगे इंश्योर्ड और इनश्योर्ड पे, ठीक है। फाइनेंशियल कॉस्ट और नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल जिसमें डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व हो, एक्सीडेंट होने के बाद ऐसा कॉस्ट जो कंपनी को सफर करना पड़े, झेलना पड़े, जिसमें सीधे सीधे पैसा लगता है। जैसे सीधे सीधे पैसा किसमें लगता है? मेडिकल कॉस्ट में सीधे पैसा आपका लग जाएगा, लगेगा ना। इसके अलावा आपको रिपेयरिंग जो होता है, डैमेज टू प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स को रिपेयरिंग का जो कॉस्ट आएगा, सीधे सीधे आपका पैसा लगेगा। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, आप थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सीधे सीधे आपका पैसा लगेगा। सिक पे जो आप वर्कर्स को पे करेंगे, आपका डायरेक्टली उसमें मनी इन्वॉल्व है। कॉम्पेंसेशन पेड टू विक्टिम्स, विक्टिम को जो कॉम्पेंसेशन पे कीजिएगा, है ना। लीगल केसेस, लीगल क्लेम्स में जो पैसा आप पे कीजिएगा, आपके ऊपर जो क्रिमिनल फाइन इंपोज किया जाएगा आपकी कंपनी के ऊपर। सो दीज आर ऑल फाइनेंशियल कॉस्ट। इनको क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल कॉस्ट। नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट which does not involve or which do not involve money directly, जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मनी का नहीं होता है। बैड रेपुटेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का रेपुटेशन खराब होना, डाउन मोरल ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स का मोरल क्या हो जाना?
ये लॉन्ग टर्म में जाकर आपको फाइनेंशियली इफेक्ट करेगा, लेकिन इमीडिएट में क्या है, आपको फाइनेंशियली इफेक्ट ये नहीं कर रहा है। तो उस बेसिस पे दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट। अब आते हैं हम लोग इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड कॉस्ट। देखिएगा, जैसे आप लोग नॉर्मल अपना इंश्योरेंस कराते होंगे, लाइक आप कोई बहुत महंगा फोन खरीदते हैं, है ना, कोई बहुत महंगा फोन खरीदते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, डिस्प्ले पे जाकर इंश्योरेंस करा देते हैं कि अगर इन केस मेरा डिस्प्ले टूट जाता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करेगा, मेरा डिस्प्ले रिपेयर करके देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। आप बाइक खरीदते हैं, यू गेट अ बाइक, यू गेट अ कार, परचेज अ कार, आप कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, उसका भी आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस। लेकिन जब आप इंश्योरेंस कराइएगा तो पढ़िएगा, उसमें कंडीशंस होती हैं कि इस तरह का नुकसान अगर होता है आपके साथ बाइक में, तो इंश्योरेंस कंपनी वो क्या करेगा, बियर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंपल टर्म में आपको समझाते हैं। आप फोन खरीदते हैं, यू गो टू अ शॉप एंड यू बाई अ फोन, आप जाते हैं और क्या खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, आपको मिलती है वारंटी, राइट। कंपनी आपको क्या दे रहा है, दैट्स काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस। मान लीजिए एक पल के लिए वो काइंड ऑफ क्या है, आपका एक तरह का इंश्योरेंस है, लेकिन कंडीशन होती है ना कि अगर आप फिजिकल डैमेज करते हैं फोन को, उसका कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। सॉफ्टवेयर में किसी तरह का इश्यू अगर आता है, मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफेक्ट होता है, तो वहां पर कंपनी क्या करेगा, उसको पे करेगा आपको, या फिर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगा। सेम चीज इंश्योरेंस। तो क्या होता है कि जो कंपनीज होती है ना, इनका लीगल रिक्वायरमेंट है दैट एवरी कंपनी मस्ट बी इंश्योर्ड, कि हर कंपनी क्या होना चाहिए, इंश्योर्ड होना चाहिए। तो एक्सीडेंट होने के बाद कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं, जो कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, बियर कर लेगा। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी बियर नहीं करेगा। अब देखिए एक सरप्राइजिंग फैक्ट सुनिए यहां पर, है ना, ऑलमोस्ट ओनली 25% कॉस्ट आर इंश्योर्ड। एक्सीडेंट के बाद जो कॉस्ट आता है ना, सिर्फ 25 to 30% कॉस्ट ही इंश्योर्ड होता है। रेस्ट ऑफ द कॉस्ट 70% के आसपास जो कॉस्ट होता है दैट इज अनइंश्योर्ड। क्योंकि सब अगर इंश्योर्ड हो जाता है ना, तो फिर एम्प्लॉयर्स को क्या मिल जाता है, एक लूप होल मिल जाता कि एक्सीडेंट्स हो रहा है, लेट इट हैपन, होने दो, है ना। इंश्योरेंस तो क्या करेगा, कवर कर ही लेगा। सो अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे कॉस्ट की जो, अब देखिए कौन कौन सा कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगा, ये डिपेंड करता है द कंट्री यू आर वर्किंग इन, आप किस कंट्री में काम कर रहे हैं। हर कंट्री के अपने अपने लॉज होते हैं, उस लॉज के अकॉर्डिंगली वहां की इंश्योरेंस कंपनी फंक्शन कर रही होती है ना। तो आप किस कंट्री में, वहां का लॉ क्या है, उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या कॉस्ट कवर किया जाएगा। इट वेराइज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये क्या होता है, कंट्री टू कंट्री एंड इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी। जैसे आप जाइए, आप नॉर्मल बाइक का इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, आप 4 कंपनी का इंश्योरेंस कवर प्लान देखिए, आप इंश्योरेंस प्लान, आपको थोड़ी बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे। कुछ ज्यादा क्लेम करेगा, कुछ क्या करेगा, कम क्लेम करेगा। जो ज्यादा क्लेम कर रहा है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज्यादा होगा, और जो कम क्लेम कर रहा है वो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या होगा, कम होगा। एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपका डैमेज कवर करता है, तो उसके बाद उसका प्रीमियम जो होता है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, इट इंक्रीजेस। ये क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इवन इफ द इंश्योरेंस कंपनी कवर्स द डैमेजेस, अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, बिकॉज प्रीमियम क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। योर इंश्योरेंस प्रीमियम विल इंक्रीज। अब अगर बात करते हैं हम लोग इंश्योर्ड कॉस्ट की, तो अगर जो डैमेज हमारा होता है ना, डैमेज टू प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, उस पर जो रिपेयरिंग का कॉस्ट आता है, वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, बियर करता है ना। कॉम्पेंसेशन, जो वर्कर्स को आप कॉम्पेंसेशन देते हैं, मुआवजा देते हैं अपनी तरफ से, है ना, वो भी इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, बियर कर सकता है। ओके, मेडिकल कॉस्ट वर्कर के, ये थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट है, जैसा कि हमने अभी कहा, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी एंड रीजन, ओरिजिन के ऊपर, कंट्री के ऊपर। ओके, मेडिकल कॉस्ट जो आएगा, मेडिकल के ऊपर जो खर्च आप कीजिएगा, है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, बियर करेगा। एंड लीगल कॉस्ट में जो क्लेम, विक्टिम जो क्लेम करता है कि भाई मुझे इतना मुआवजा चाहिए, है ना, मुझे इतना कॉम्पेंसेशन चाहिए, ये भी कॉस्ट क्या कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी बियर कर सकती है। देखिए सिर्फ 4 कॉस्ट ही यहां पर दिख रहे हैं, 3 से 4 कॉस्ट जो इंश्योरेंस कंपनी बियर कर रहा है, एंड रेस्ट ऑफ द कॉस्ट आर अनइंश्योर्ड। बाकी के सारे कॉस्ट क्या होंगे, अनइंश्योर्ड होंगे। इसीलिए ये आपको फाइनेंशियल रीजन है कि वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज क्यों करें आप एज एन एम्प्लॉयर, इसलिए मैनेज करें आप दैट आफ्टर एन एक्सीडेंट, इसके एक स्टेटमेंट याद रखिए आप लोग, आपको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, है ना। सी द रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस is much lower than what you lose after an accident। इसका मतलब ये होता है कि आप जो रिसोर्स लगा रहे हैं, जो पैसा खर्च कीजिएगा आप अपने कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, वो बहुत ज्यादा कम है उस खर्च से जो एक्सीडेंट के बाद आपकी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, है ना। ओके,
सो इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि इफ यू आर हायरिंग अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं इनसाइड योर कंपनी, अपने कंपनी में, है ना, एंड इफ इज गिविंग सम रिकमेंडेशन, वो आपको कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में, तो उस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने में जो खर्च आपका आएगा और उस सेफ्टी ऑफिसर जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल है उसकी सैलरी पर जो खर्च आएगा पूरे साल का, अगर आप उसको कैलकुलेट करें और पूरे साल में अगर उसने एक भी मेजर एक्सीडेंट प्रिवेंट कर दिया ना, जस्ट वन मेजर एक्सीडेंट, है ना, तो वो उससे जो खर्च आपकी कंपनी को होता है ना, वो कम से कम उससे 10 से 15 गुना ज्यादा खर्च होता है जो आप सिर्फ एक बंदे में एक साल पे खर्च कर रहे हैं। दैट्स हाउ इट इज, इस तरह से होता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा मोरल रीजन कवर हो गया कि मोरल रीजन क्या होता है एंड फाइनेंशियली हम लोग क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करें। अब आते हैं, विल टॉक अबाउट लीगल रीजन कि हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट करना लीगली क्यों इंपॉर्टेंट होता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो, राइट, ओके। तो लीगली क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बात समझिए यहां पर लीगल रीजन। आईएलओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इट्स अ ब्रांच ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन का क्या है आपका एक कमिटी है, ब्रांच है ना। तो आईएलओ क्या है, आईएलओ इज एन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो रिकमेंडेशन देता है इंटरनेशनली कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या करें, मैनेज करें। लेकिन आईएलओ प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता है किसी कंट्री को। आईएलओ की गाइडलाइन में बहुत सारे कंट्रीज जो हैं, मोस्टली वो कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, है ना, द कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये आईएलओ की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने लेबर लॉज को ये लोग डेवलप करते हैं। किस लिए, ताकि अपने वर्क प्लेस पे ये हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या कर सके, इंप्लीमेंट करवा सके बाय द एम्प्लॉयर्स के द्वारा, है ना। तो आईएलओ ने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था, C155 को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद आईएलओ जो है वो कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस देता है। इट गिव्स कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस की एज एन एम्प्लॉयर आप अपने वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो जो कन्वेंशंस होते हैं, कन्वेंशंस, उसमें आपको बताया जाता है कि करना क्या है, और रिकमेंडेशन में डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है कि उसको करने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना। तो अगर आप अपने बुक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आईएलओ की कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है ना। शुरू की बात करें, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आगे वाला जो सेक्शन हम वाला है ना, इसमें हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। यहाँ पे ब्रीफली एम्प्लॉयर को 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। पहला कि एम्प्लॉयर के अंडर में जो वर्क प्लेस आता है, वर्क प्लेस अंडर द एम्प्लॉयर के अंडर में जो वर्क प्लेस आता है, वो वर्क प्लेस सेफ होना चाहिए। इट शुड बी सेफ फॉर वर्कर्स के लिए क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ओके। एंड द वर्क इक्विपमेंट्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड, जो वर्क इक्विपमेंट यूज हो रहा है, टूल्स, पावर टूल्स, प्लांट्स, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स, वो भी क्या होने चाहिए, सेफ होने चाहिए। दे शुड नॉट पोज a risk to health and safety of workers की health and safety को रिस्क पोज नहीं करने चाहिए। दूसरा बोलता है that the hazardous substances which are being used by the employer must be controlled and used in a manner so that it does not affect workers health and safety। आप अपने वर्क प्लेस पे जो हैजर्डस सब्सटेंसेस का यूज करें उसको आप कंट्रोल मैनर में आपको क्या करना है, स्टोर करना है और कंट्रोल मैनर में यूज भी करना है, इस तरह से कि वर्कर्स के हेल्थ एंड सेफ्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एम्प्लॉयर के ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वर्कर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीपीईज प्रोवाइड करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उनको इंफॉर्मेशन देनी है एंड दे हैव टू बी प्रोवाइडेड नेसेसरी ट्रेनिंग फॉर देयर वर्क एक्टिविटी, उनके वर्क एक्टिविटी के लिए इनको नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ये कन्वेंशन में आएगा, आर्टिकल आपको 16 होगा, है ना, C155 के अकॉर्डिंग ये आएगा ये। अब इसके बाद रिकमेंडेशन में इसको डिटेल में आएगा। जैसे कन्वेंशन में ये कह दिया गया कि आपको अपने वर्क प्लेस को सेफ बनाना है। अब कैसे सेफ बनाना है, इसके लिए आप इंस्पेक्शन कीजिएगा, आप सुपरविजन प्रोवाइड कीजिएगा, मैनी थिंग्स वो रिकमेंडेशन में आपको कवर करता है। जैसा कि अभी हमने कहा, वी विल कवर दिस पार्ट इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। उसी तरह वर्कर्स को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी जाती है कि वर्कर्स को a worker has to take reasonable care of his health and safety। वर्कर को अपने हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या करना है, ध्यान रखना है। एंड others who might be affected by the work activity being carried out by the worker। और जो वर्कर काम कर रहा है उस काम से अगर दूसरे बंदे अफेक्टेड हो सकते हैं तो उनके भी हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान वर्कर को रखना होता है। आप इसको यूं समझ लीजिए, है कि वर्कर जो है वो इसी एक कोने में बैठकर वेल्डिंग एक्टिविटी कर रहा है या हॉट वर्क कर रहा है, तो उससे उसको खतरा है, तो अपने आप को वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा वो। और उस वेल्डिंग एक्टिविटी से किसी दूसरे वर्कर को खतरा है तो उसका भी जिम्मेदारी इस वर्कर का हुआ। लेकिन अगर दूसरा वर्कर जो कुछ और काम कर रहा है और उस काम से उसको खतरा है तो ये वर्कर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। इस तरह से आप इसको समझें। इसके अलावा वर्कर को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है दैट द वर्कर हैज टू फॉलो ऑल सेफ्टी रूल्स मेड बाय एम्प्लॉयर।
एम्प्लॉयर जो भी सेफ्टी रूल्स बना रहा है वर्कर को उसको क्या करना है, फॉलो करना है। इसके अलावा वर्कर को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है दैट द वर्कर हैज टू रिपोर्ट एक्सीडेंट्स, नियर मिसेस और एनीथिंग व्हिच माइट फील इट्स हैजर्ड। कोई भी चीज जो वर्कर को लगे कि हैजर्ड है या उसके साथ जो नियर मिस होता है उसको वर्कर को क्या करना है, जाकर रिपोर्ट करना है। वर्कर को जो सेफ्टी डिवाइसेस दिए जाते हैं, सेफ्टी टूल्स जो दिए जाते हैं, जो पीपीईज दिए जाते हैं, उनके साथ वर्कर को छेड़छाड़ नहीं करना है एंड दे हैव टू यूज देम इन सेफ मैनर। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है किसको, वर्कर को। अब इसका उल्लंघन जब होता है ना, व्हेन दिस रूल इज वायलेटेड, जैसे एम्प्लॉयर को लीगली क्या किया गया, कहा गया कि आपको अपने वर्क प्लेस को सेफ रखना है, आपको अपने वर्क इक्विपमेंट्स को सेफ रखना है, आपको हैजर्डस सब्सटेंस को ऐसे यूज करना है कि वर्कर्स को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर को दी गई। अगर नहीं करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अब यहां पे लॉ आती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कानून व्यवस्था लागू करने वाली संस्थाएं अलग अलग कंट्री में। अब चूंकि आईएलओ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकता है इन इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में आईएलओ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो हर कंट्री के अपने अपने क्या है, अपनी अपनी एजेंसीज हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे फायर डिपार्टमेंट जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस एट द वर्क प्लेसेस, फॉर मेकिंग श्योर दैट द एम्प्लॉयर्स आर मैनेजिंग देयर वर्क प्लेसेस इन अ सेफ मैनर। कहीं पर फायर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये दी जाती है, कहीं पर लेबर इंस्पेक्टर्स हुआ करते हैं, है ना, कहीं पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स होते हैं। लाइक इन डिफरेंट कंट्रीज there are different departments or different agencies responsible for making sure that health and safety standards and laws are being followed and practiced at their respective workplaces। ये हो गया। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जनरली कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। अगर एम्प्लॉयर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं करता है तो उसका इसके ऊपर क्या नुकसान हो सकता है। पहला है फॉर्मल इन्फोर्समेंट एक्शंस, उसके ऊपर फॉर्मल एक्शन लिए जा सकते हैं। इट मींस आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नोटिसेस कैन बी इश्यूड। जो आपका इंस्पेक्टर है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इंस्पेक्टर, वो क्या कर सकते हैं, कंपनी को नोटिस इशू कर सकता है ना। नोटिस के भी टाइप्स होते हैं। एक आपका नोटिस होता है इंप्रूवमेंट नोटिस। इंप्रूवमेंट नोटिस का मतलब होता है इफ देयर आर माइनर वायलेशंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस। अगर माइनर वायलेशन है तो वहां पे वो नॉर्मल इंप्रूवमेंट नोटिस दे सकता है कि विद इन दिस टाइम स्केल, इस टाइम स्केल के अंदर में आपको ये इंप्रूवमेंट्स कर लेने हैं। इसके बाद होता है प्रोहिबिटरी नोटिस। प्रोहिबिटरी नोटिस क्या होता है, इफ द वायलेशंस आर बिग, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के वायलेशन बड़े हो रहे हैं, सो द इंस्पेक्टर, द लेबर इंस्पेक्टर विल इशू प्रोहिबिटरी नोटिस। मतलब यहां पर हाई रिस्क एक्टिविटीज चल रही हैं जहां पे एडेक्वेट कंट्रोल मेजर नहीं लगाए गए हैं। दैट सिंपली मींस यू हैव टू स्टॉप ऑल दिस वर्क एक्टिविटीज एंड यू आर नॉट अलाउड टू रिज्यूम दीज अंटिल यू हैव इंप्लीमेंटेड द सजेस्टेड कंट्रोल मेजर्स। मतलब यहां पर आपको हाई रिस्क एक्टिविटीज चल रही हैं और जब तक आप मेरे बताए गए कंट्रोल मेजर को यहां पर इंप्लीमेंट नहीं कर लेते हैं तब तक आप वर्क एक्टिविटी को रिज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिसेस को इशू किया जा सकता है। एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, केस फाइल हो सकता है। द इंस्पेक्टर, द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कैन फाइल केसेस अगेंस्ट द कंपनी। कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। किस लिए, फॉर ब्रीचिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज। हेल्थ एंड सेफ्टी के कानून का अगर वो कंपनी उल्लंघन कर रहा है उसके लिए। उल्लंघन का मतलब वही बात है, लॉ में जो कहा गया, आप अपने वर्क प्लेस को सेफ बनाइए। कैसे सेफ बनाएंगे, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, और इफ देयर आर एक्सीडेंट्स, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आती है, तो द कंपनी माइट बी प्रोसिक्यूटेड। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, अगर प्रोसिक्यूशन कंपनी का किया जाता है तो इट माइट रिजल्ट इनटू हैवी क्रिमिनल फाइन्स। क्रिमिनल फाइन में भी रिजल्ट कर सकता है, और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग लाइसेंस। कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टिंग लाइसेंस है उसको भी क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, है ना। और तीसरा हमारा होता है प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स, डायरेक्टर्स, एमडीज, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, सीनियर मैनेजर्स हो गए। इनको कंपनी के प्रोसिक्यूशन तो होगा ही, इनको भी प्रोसिक्यूट किया जा सके इफ दे हैव बीन फाउंड नेग्लिजेंट टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर वो अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अब आपके मन में सवाल आएगा सर कौन कौन सी ड्यूटी है जो वो नहीं करेंगे तो उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि कल वाली क्लास जो हम लोग की होगी ना, उसमें पूरे ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग पार्टीज के क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। सो इफ दीज पीपल, द सीनियर पर्संस ऑफ द कंपनी लाइक डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स have been found negligent of their health and safety duties, they might be prosecuted in the court of law। उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है एंड इट माइट आल्सो रिजल्ट इनटू इंप्रिजनमेंट, जेल वगैरह भी हो सकती है। तो ये रीजन होते हैं, दीज आर लीगल रीजंस व्हाई हेल्थ एंड सेफ्टी शुड बी मैनेज्ड एट द वर्कप्लेस। क्योंकि क्या होता है,
मेरे YouTube चैनल में बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग कमेंट करते हैं कि सर मोरल लीगल फाइनेंशियल रीजन समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि डिटेल क्लास बनाते हैं ताकि उन लोगों के भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके, क्वेरीज को सॉल्व किया जा सके। वेल चलिए आगे देखते हैं क्या है, वीडियो को पॉज करते हैं।